नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड जनरल स्टडी में। दोस्तों, आज हम मुस्लिम विधि में मुस्लिम विवाह का जो स्वरूप है एवं उसका उद्देश्य क्या क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और बाकी इनसे अन्य संबंधित जो टॉपिक हैं जैसे विवाह है, उनके तलाक का प्रकार हैं, विवाह के प्रकार हैं, इद्दत की अवधि है, मुता विवाह क्या है, इस सारे को हम अन्य 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 पार्ट बना के जो है आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ जो है मुस्लिम विवाह के जो स्वरूप एवं उद्देश्य है उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, मुस्लिम विवाह स्वरूप एवं उनका उद्देश्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मुस्लिम विवाह, इसको पढ़ते हैं। विवाह के लिए सभी धर्मों में अपना अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, विवाह के लिए क्या किए हैं, सभी जो अन्य धर्म हैं, यहूदी है, पारसी है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सारे धर्मों में विवाह का अपना अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। तो यहाँ उदाहरण तौर पे हम देख सकते हैं जैसे कि हिंदू विधि में क्या है, विवाह क्या है, एक संस्कार है, एक संस्कार है। ठीक है, और वहीं पे मुस्लिम विधि में देखते हैं तो विवाह को क्या माना गया है, एक संविदा माना गया है, एक सिविल संविदा माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप ये कैसे सिविल संविदा है तो कैसे संविदा है, ये सिविल कैसे है, आगे देखेंगे। तो विवाह को समझने से पहले, अगर वो सिविल संविदा है संस्कार, उसको जानने से पहले मुस्लिम विधि में विवाह का जो उद्देश्य है उनको समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, मुस्लिम विधि जो उद्देश्य है उसको समझना पड़ेगा, उद्देश्य को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें काम वासना का नियमन। ठीक है, तो यहाँ समझने से पहले यह है कि पैगंबर साहब से पहले जिनकी जो विवाह की जो श्रेणियाँ थी वो बहुत ही निम्न स्तर की थी, सही नहीं थी। इसलिए जो है पैगंबर साहब के बाद जो है ये काम वासना के नियमन के लिए विवाह को एक उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, और काम वासना के नियमन के लिए जो उद्देश्य बनाया, इसका कारण क्या था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो पति पत्नी होंगे उनके बीच, जो पति पत्नी के बीच क्या होगा, शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसको बनाया गया था। साथ ही उन दोनों के बीच जो बच्चे पैदा होगा, ठीक है, जो उनको क्या करना था, लीगल बनाना था, वैध बनाना था। अब वो बच्चा लीगल और वैध कैसे होगा, इसको समझने सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी है, तभी उनसे उत्पन्न बच्चे क्या होंगे, लीगल होंगे, वैध होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अगर दो पक्षकार होना चाहिए। ठीक है, दो पक्षकार होना चाहिए, एक जो है वर पक्ष, दूसरा है वधू पक्ष। ठीक है, और दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार को से प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, और प्रस्ताव जो है जिसको दिया जा रहा है तो दूसरे तरफ से उसकी एक स्वीकृति होनी चाहिए, दूसरे पक्षकार की ओर से स्वीकृति होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, प्रस्ताव और स्वीकृति के समय मेहर का भी क्या होगा, चर्चा होगा, मेहर भी वहीं पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मेहर वहाँ पे डिसाइड हो गया। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब प्रस्ताव होगा, जब मेहर डिसाइड होगा, जब प्रस्ताव होगा और स्वीकृति होगा और साथ ही मेहर का जब डिसाइड होगा तो वहाँ पे कितने लोग होने चाहिए। ठीक है, कितने लोग होना चाहिए, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि कम से कम जो है दो पुरुष वहाँ पे गवाह के रूप में होंगे। अब यदि दो पुरुष नहीं हैं, एक ही पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है, तो कम से कम दो महिला साथ में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, दो महिला साथ में होनी चाहिए जब प्रस्ताव और स्वीकृति की बात हो और जब मेहर निर्धारण का समय हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ होने के बाद, ये सारे आवश्यक तत्व पूरा होने के साथ, ठीक है, पूरा होने के बाद ही क्या होगा, जो उनके बीच जो उत्पन्न जो बच्चे होंगे वो क्या होगा, विधिमान्य होगा, लीगल होगा, वैध होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है गृहस्थ जीवन का नियमन। तो नाम से ही लग रहा है कि गृहस्थ जीवन का नियमन मतलब क्या है कि इनके जो गृहस्थ जीवन है उसमें प्रवेश करना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मुस्लिम विधि में विवाह करने का दूसरा उद्देश्य क्या है, तो गृहस्थ जीवन करना है। ठीक है, और पति पत्नी को क्या है, गृहस्थ जीवन का पालन करना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका है सदाचारी बच्चों का पालन। अब सदाचारी बच्चों का पालन क्या है, जब उनके बीच काम वासना का नियमन हो जाएगा, तो गृहस्थ जीवन का पालन हो जाएगा, तो उनके बच्चे भी होंगे, और जो बच्चे होंगे वो सदाचारी होंगे, वैध होंगे। ठीक है, तो उनका क्या करना है, पालन पोषण भी करना है। ठीक है, पालन पोषण करने का भी एक उद्देश्य है कि जो गृहस्थ जीवन कंप्लीट हो जाएगा, जो बच्चे होंगे तो बच्चों का क्या करना है, देख रेख करना, उनका पालन करना। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा देखते हैं अपन, चौथा है आपका वंश वृद्धि। अब बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे होंगे तो वो क्या होंगे, क्या होगा, आगे वंश वृद्धि होगा, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो पीढ़ी बढ़ाने के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए भी वंश वृद्धि एक उद्देश्य है विवाह का इनका।
ठीक है, तो ये तो हो गया इनके चार चार पॉइंट पे आपका मुस्लिम विधि का विवाह का उद्देश्य। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि चलो उद्देश्य तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मुस्लिम विधि की जो प्रकृति है, ठीक है, मुस्लिम विधि की जो प्रकृति है उसको हम किस रूप में देखेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं। मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकृति या स्वरूप को लेकर विधि शास्त्रियों में मतभेद है। कई विधि शास्त्री इसे पूर्ण रूप से संविदा कहते हैं और कुछ विधि शास्त्री इसे धार्मिक संस्कार भी कहते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि अभी तक किसी भी विधि शास्त्री ने एग्जैक्ट ये नहीं बता पाया है कि क्या बोलते हैं, यह मुस्लिम जो विवाह है ये संस्कार है, एक संविदा है, नहीं बता पाया है। इसमें हमेशा सारे कई प्रकार के विधि शास्त्रियों में इस बारे के इसके लिए क्या रहा है, मतभेद रहा है। ठीक है, क्या रहा है, मतभेद रहा है इनके बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। और मतभेद क्यों रहा है, तो इसके कुछ उदाहरण हम कुछ निम्न वादों के सहायता से देख सकते हैं। जैसे कि इसका पहला वाद हम देखेंगे। ठीक है, पहला वाद है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। ठीक है, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के जो वाद में जो न्यायाधीश महोदय थे महमूद, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में विवाह का या निकाह एक संस्कार न होकर एक सिविल संविदा है तथा इस विवाह में प्रस्ताव एवं स्वीकृति द्वारा संपन्न होने पर ही वे सभी अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है कि इस वाद में क्या कहा गया है, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद में महमूद साहब ने कहा कि जो इनके विवाह जो होता है इसमें क्या होता है, प्रस्ताव होता है और उसकी क्या होती है, स्वीकृति होती है। ठीक है, अब प्रस्ताव स्वीकृति होने के बाद जो है अगर मेहर की बात होती है जिसको हम प्रतिफल के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब आधारों को देखेंगे तो लगता है कि ये क्या है, यह जो इनकी जो विवाह की जो प्रकृति है ये क्या है, संविदात्मक है, संविदा है। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरे ओर हम देखते हैं, दूसरे ओर हम अलग से एक वाद में देखते हैं अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन के मामले में देखते हैं। तो इसमें न्यायाधीश महोदय जो सुलेमान ने क्या कहा है, पढ़ते हैं। मुस्लिम विवाह न तो पूर्णतः सिविल संविदा है और ना ही धार्मिक संस्कार है। अब देखो यहाँ पे इस मामले में अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन के मामले में जो सुलेमान ने कहा कि मतलब ये जो है पूर्णतः क्या है, ना तो संस्कार है और ना तो पूर्णतः ये संविदा है बोला है। ठीक है, तो यही इन वादों से भी समझ में आ रहा है कि इनमें जो है एकदम स्पष्ट जो है यह फाइनल नहीं हो पा रहा है कि मतलब ये संस्कार है कि संविदा है। यहाँ पे भी कहीं न कहीं आपको मतभेद दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन मुस्लिम विवाह या निकाह एक सिविल संविदा है क्योंकि इस विवाह में दो पक्षकार होगा, दोनों पक्षकार के मध्य प्रस्ताव होगा, स्वीकृति होगा, तभी विवाह संपन्न होगा एवं प्रतिफल के रूप में मेहर प्रदान किया जाएगा। लेकिन इन दोनों विचारों को देखने के बाद भी और बहुत सारी चीज़ों को, उसके औसत तत्वों को ध्यान देते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि वह संविदा है। जैसे क्या है कि एक उसमें सबसे पहले हमने देखा कि दो पक्षकार होगा। ठीक है, दो पक्षकार होना चाहिए और दोनों पक्षकार सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों पक्षकार सक्षम हैं उस कंडीशन में क्या है, दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार क्या करेगा, प्रस्ताव करेगा और दूसरा पक्षकार उसकी स्वीकृति करेगी। ठीक है, और जब स्वीकृति हो जाएगा और गवाही वहाँ पे जो गवाह जो होंगे तो गवाह की उपस्थिति में ही मेहर का भी निर्धारण होता है। जैसे कि सारा के सारा जो अवसर तो हम देखेंगे तो भारतीय संविधान अधिनियम में संविदा निर्माण के लिए होता है, तो इसीलिए जो है, और यहाँ पे ये भी है कि जो मेहर है उसको प्रतिफल के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम मैच करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम विधि में जो विवाह का जो स्वरूप है वह संविदात्मक है, वह संविदा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इस चीज़ को हम दो रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि यह क्या बोलते हैं, संविदा या संस्कार, इसको दो रूप में हम भी समझ सकते हैं। एक पक्ष, इसका पहला पक्ष देखते हैं। इसका पहला पक्ष कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम के तरह ही दो पक्षकार हो, दोनों सक्षम हों एवं उनके बीच स्वतंत्र सहमति हो, इस विवाह को आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। इन आधारों से लगता है कि मुस्लिम विधि क्या है, संविदा है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि उनके बीच पक्षकार होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, सक्षमता होनी चाहिए उन पक्षकारों का, और प्रतिफल के रूप में मेहर होनी चाहिए। साथ ही क्या है, उनकी जो विवाह होगा दोनों पक्षकारों में उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए, है ना, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है, मुस्लिम विवाह संविदा है लग रहा है। ठीक है, इसका एक पक्ष है, ऐसे देखने से, एक पक्ष देखने से ऐसा लग रहा है। अब इसका हम दूसरा पक्ष देखते हैं।
इसका दूसरा पक्ष हम देखते हैं। दूसरा पक्ष जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम विधि में विवाह एक संस्कार है जिसका आधार कुछ निम्न है। देखो, पहले पक्ष में हमने क्या देखा कि जो मुस्लिम विवाह है उसमें सबसे पहले जो औसत तत्व हैं जैसे सक्षमता, पक्षकार, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, ठीक है, ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो दूसरा पक्ष हमें क्या बोल रहा है कि यह संविदा नहीं है, संस्कार है। तो अब संस्कार है कह रहे तो उसके भी कुछ रीजन बता रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके फर्स्ट रीजन को देखते हैं कि वो फर्स्ट रीजन क्या है जिसमें ऐसा लग रहा है कि यह संविदा नहीं संस्कार है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं, मुस्लिम विधि में सगे भाई बहन विवाह नहीं कर सकते लेकिन दोनों के बीच संविदा हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम विवाह है, ठीक है, मुस्लिम विवाह में सगे भाई बहन जो होते हैं वो विवाह नहीं कर सकते, लेकिन सही है कि उनके बीच संविदा हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला आधार लग रहा है जिससे कि यह संविदा ना होकर एक संस्कार है लग रहा है, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है मुस्लिम विधि में 4 से अधिक विवाह नहीं कर सकते लेकिन कई संविदा कर सकते हैं। यहाँ पे भी है, कहीं ना कहीं ऐसा बाउंड लग रहा है कि जो विवाह का जो हैं मतलब कितना विवाह आप कर सकते हो। तो मुस्लिम विवाह विधि में अधिकतम जो है 4 से अधिक विवाह नहीं कर सकते लेकिन कई संविदा कर सकते हैं। ये भी लग रहा है कि संविदा से अलग है, संस्कार को लग रहा है, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मुस्लिम विधि में मेहर सम्मान का प्रतीक है न कि प्रतिफल का। अब यहाँ जनरली अगर जितने भी जो विधि शास्त्री हुए उन लोग मेहर को प्रतिफल के रूप में देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो एक्चुअल में मेहर है ना, वो जो है प्रतिफल नहीं है। क्या नहीं है? प्रतिफल नहीं है। वो तो वधू पक्ष को दिया हुआ एक उपहार है, एक सम्मान का प्रतीक है कह रहा है, ठीक है। इसलिए भी ऐसा लगता है कि यह संस्कार है, संविदा नहीं है, ठीक है। अब इसका चौथा देखते हैं हम। तो चौथा बोल रहा है कि मुस्लिम विधि में संविदा के भांति विवाह सीमित समय के लिए नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो संविदा अधिनियम में जो संविदा की प्रकृति है, उसका नेचर है, वो क्या है कि एक निश्चित समय के लिए होगा, एक निश्चित कार्य करने के लिए होगा। और जब निश्चितता आएगी कि क्या कार्य करना है, कितने समय तक करना है, कितना प्रतिफल होगा, तब कंप्लीट हो जाके क्या संविदा बनता है। और जैसे ही उसका ड्यूरेशन समाप्त होता है, उस संविदा की पूर्ण स्थिति में आता है, उस संविदा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन मुस्लिम विधि में यहाँ पे विवाह का मतलब यह नहीं है कि वो सीमित अवधि के लिए हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज इस वीडियो में हम आज इतना ही देखेंगे और आगे हम इसके अन्य पार्ट लाएंगे जिसमें एक एक चीज़ का आपको डिटेल बताएंगे। विवाह, वैध विवाह किसे कहते हैं, विवाह के प्रकार कितने हैं, तलाक कैसे होगा, तलाक के प्रकार कितने हैं, इद्दत की अवधि क्या होती है, मुता विवाह क्या होती है, जितने भी और भी अन्य प्रकार के जो टॉपिक हैं इसमें हम आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। आज तो हमारे टॉपिक में जो है सिर्फ विवाह का जो स्वरूप है, उसका उद्देश्य के बारे में हमको देखना था, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपको जैसे भी वीडियो लग रहा है उसके बारे में हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।